नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक्वालाइन भुंगरू के फाउंडर रतिन भद्रा जी को। बता दें कि रतिन भद्रा जी पानी की खेती करते हैं और पानी की खेती सुनकर आपके मन में ये आ रहा होगा कि पानी की खेती भला कैसी खेती? खेती तो खुद पानी से की जाती है। तो पानी की खेती कैसे होती है, क्या है ये पानी की खेती, ये बताने के लिए हमारे बीच स्वयं उपस्थित हैं रतिन भद्रा जी। तो आइए जानते हैं उनसे इसके बारे में। तो रतिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। संकल्प से सिद्धि एक बेहतरीन शब्द आपने यूज़ किया है और सच्चाई है कि स्टार्टअप्स जो है वो संकल्प से ही अपनी सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है और यही उनका सबसे बेहतरीन कारनामा है जिसके कारण हमारे पास इतने स्टार्टअप्स है। रतिन जी, जब भी हम बात करते हैं आपके टैगलाइन की, पानी की खेती, तो खेती तो पानी से ही की जाती है। पानी की खेती का क्या कंसेप्ट है, हम आपसे जानना चाहेंगे रतिन जी। देखिए, आपकी बातों में ही ये बात छुपा हुआ है। जैसे कि आप पानी की खेती की बात हम कर रहे हैं, आपने कहा खेती से ही पानी की जाती है, तो हम लोग क्या है, जिंदगी भर पानी का दोहन ही किया है। हमने पानी को, ग्राउंड वाटर को निकाल कर खेती ही करते आए हैं और उस पानी का इस्तेमाल हमने किया है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि अब हम पानी को जमा भी करना है? क्योंकि जिस तरह से हमारे फूड सिक्योरिटीज़ अभी प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं पानी के अभाव के कारण, ये क्यों है? पहले तो ये दिक्कत था नहीं, आज ये दिक्कत क्यों है? ये परेशानी का सामना किसानों को क्यों करना पड़ रहा है कि उनको पानी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर खत्म होते जा रहा है। इसीलिए हमने लोगों से कहा, इसीलिए हम लोगों को आसान शब्दों में समझाने लगे कि अब समय आ गया है कि आप जैसे धान, चावल और बाकी जितने फल फूल सब्जी की खेती करते हैं, अब वो समय आ गया कि आप पानी की भी खेती करें, पानी को बचाए, जमीन के अंदर ले जाके उसको संचय करें और उसकी खेती करें। रतिन जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि अक्सर हम सुनते हैं कि जो ड्राई एरियाज होते हैं उसमें इग्नाइट रॉक्स के नीचे पानी का लेवल इतना नीचे चला जाता है कि लोगों के लिए अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपने जैसा कि अभी कहा कि जैसे हम गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, उसी तरह से ज़मीन के नीचे पानी के स्तर को बढ़ाना, ये आप किस प्रकार से कर पा रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। ये हमारी बड़ा इनोवेटिव टेक्निक है जिसको हम लोग एक्वालाइन भुंगरू कहते हैं। इसी टेक्निक के माध्यम से हम ये काम को करते हैं और इस काम को करने के लिए बहुत सारा साइंस की ज़रूरत होती है। आम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू ये काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो है एक ग्रेनाइटिक जोन में रहते हैं, जिसको आप हमारे यहाँ ग्रेनाइट है, कई एक शहरों में बसाल्ट मिलता है। तो ये छोटनागपुर प्लेटो एक्चुअली ग्रेनाइटिक जोन है, हार्ड रॉक है, इग्नियस रॉक है, इसमें पोरोसिटी नहीं होती है। तो आम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको जैसे कि सरकार कहती है छत का पानी को लाओ और आप नीचे छोड़ दो 100-150 फीट बोरिंग करके, तो वो कारगर नहीं है, क्योंकि नीचे जब पत्थर या ये टेबल में अगर आप पानी छोड़ेंगे छेद कर थोड़ा ना अंदर चला जाएगा। उसी तरह से वो हार्ड रॉक है, उसमें पोरोसिटी नहीं है, वो कभी अंदर नहीं जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को हमको बहुत स्टडी करनी पड़ती है। एक बहुत सा सिंपल सी सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि आपको जहां मन करता है वहां बोरिंग करते तो पानी मिल जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जब नहीं, जहां मन करता है बोरिंग करते हैं तो पानी नहीं मिलता है, तो जहां मन करता है बोरिंग करके पानी रख कैसे सकते हैं आप? बिल्कुल। ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस है जो कि आपका कई सारे सवालों का जवाब दे देता है। अब आगे हम कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते, उन सब चीजों को मैं आगे आपको बताते रहूंगा। झारखंड जो हमारा स्टेट है, ये छोटा नागपुर प्लाटू पे बना हुआ है, जहां अक्सर हम ड्राई एरियाज की स्थिति को फेस करते हैं। तो इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पे बोरिंग करते हैं। एक जगह अगर बोरिंग से पानी नहीं निकल पा रहा है तो उसके बगल में एक दूसरा बोरिंग कर देते हैं, बट वो समस्या का समाधान नहीं होता। तो किस प्रकार से हम इस एंटायर स्टेट में देख पा रहे हैं कि अंडरग्राउंड लेवल में हम वाटर के लेवल को बढ़ा पा रहे हैं आपके टेक्निक के माध्यम से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि पहला चीज़ हम लोग ये समझ लें कि वी आर सिटिंग इन जोन जहाँ पर हम लोग सेमी कन्फाइंड एक्वाफर्स है। 70% ऑफ भारत में यही इसी तरह का एक्वाफर है। यहाँ पे अगर ग्रेनाइट है तो कहीं जगह बासाल्ट भी है, कहीं और ग्रेनाइट है, तो पथरीली इलाकों में उसको 70% जो जगह है वो सेमी कन्फाइंड एक्वाफर्स में आता है। अब इन एक्वाफर्स का मुंह क्या होता है? एक या दो मुंह होता है जहाँ से रिचार्ज होता है।
क्योंकि हम पटना या कोलकाता में नहीं बैठे हुए हैं या इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में नहीं बैठे हैं, कहीं ऊपर से नीचे तक पूरा मट्टी का जोन है, कहीं भी पानी डाल दिया कहीं भी हमारे पास आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो जब ये सेमी कन्फाइंड एक्वाफर्स को अनसाइंटिफिक वे ऑफ अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन करके जब हम उसके मुंह को बंद कर देते हैं, उसको क्लोज्ड एक्वाफर में कन्वर्ट कर देते हैं, तब अल्टीमेटली क्या होता है, वो एक्वाफर्स खाली हो जाते हैं। उसका जो मटका तभी तक आपको पानी जाता है जब तक उसमें पानी है। एक बार पानी खत्म हो गया तो हमें दूसरा कुछ एक्वाफर्स के लिए सोचना पड़ता है, कोई और जगह खोजना पड़ता है पानी इस्तेमाल करने के लिए। इन्हीं चीज़ों को हमको तरीके से करने के लिए हम लोगों ने एक्वालाइन घुंघरू का निर्माण किया है, और इसके लिए पहला फेज का काम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग रेकी सर्वे या वॉक थ्रू ऑडिट बोलते हैं, आम आदमी के लैंग्वेज में रेकी सर्वे बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम उस जगह का जाते हैं, आप कोई भी एक बंजर जमीन हमें दे दी, हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ जाके अपने साइंटिस्ट के साथ, जियोलॉजिस्ट के साथ जाके वहाँ पर नेचुरल कॉन्टोर एरिया देखते हैं और नेचुरल ग्रेडिएंट देखते हैं, वहाँ का वाटर का मूवमेंट देखते हैं, फ्रेश वाटर का मूवमेंट देखते हैं, ग्रे वाटर का मूवमेंट देखते हैं, वहाँ पे मिट्टी का क्वालिटी देखते हैं, पानी का क्वालिटी देखते हैं, वहाँ पे किस तरह का बोरिंग आज किया हुआ, कितना फीट में बोरिंग किया वो समझते हैं, 50 साल पहले पानी का पोजीशन वहाँ पे क्या था, 100 साल पहले वहाँ पानी का पोजीशन क्या था वो समझते हैं, वहाँ का लोकल एंथ्रोपोलॉजी हम समझते हैं, वहाँ पे किस तरह का पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो समझते हैं, किस तरह का वेजिटेशन है वो समझते हैं, किस तरह का कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े भी हमें बताते हैं कि हम कहाँ पर पानी रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, पानी हम सब जगह नहीं रख सकते हैं। जब ये हम एक आइडिया लगा लेते हैं तो अमूमन ये आइडिया लगने के बाद अमूमन हमें आइडिया हो जाता है कि ये जगह है, पॉइंट्स है जहाँ पे कि हम अपना एक्वालाइन घुंघरू बना सकते हैं। तो लैंड का सर्वे जब आप करते हैं तो वो करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है जियोलॉजिस्ट की मदद से कि हर जगह हम पानी की खेती नहीं कर सकते विदाउट एक्चुअली सर्वेइंग द लैंड। एग्जैक्टली। तो इसके लिए आपकी कौन कौन सी टीम होती है जो इस काम में आपकी मदद करती हैं, कौन कौन से स्पेशल लोग होते हैं? इसके लिए बेसिकली जो हमारे पास जियोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे जो पार्टनर है राजा बागची, ही हिमसेल्फ इज एन पर्सन फ्रॉम द जियोलॉजी बैकग्राउंड, वो सागर यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है, और उनके साथ भी और भी जियोलॉजिस्ट लोग हम लोग जोड़ कर रखे हैं जो साथ में हम लोग काम करते हैं। जब बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ आ जाते हैं तब हम लोग उनकी मदद लेते हैं। साइंटिस्ट होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, तो उनकी भी हम लोग मदद लेते हैं। फिर उसके ये जो सब सेकेंड फेज की जो काम होती है, फर्स्ट फेज का तो ये काम हम लोगों ने वो अप्रूवल हो गया कि रेकी सही है और यहाँ पे पानी की खेती की जा सकती है, तो फिर सेकेंड फेज में आपका क्या वे फॉरवर्ड या स्टेप फॉरवर्ड होता है? तो इसके बाद जो हमारा सेकेंड फेज का जो काम होता है उसको हम लोग टेक्निकल ऑडिट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बोलते हैं। एक लेमैन्स लैंग्वेज में बोले तो एक जियोफिजिकल स्टडी और सैटेलाइट मैपिंग हम करते हैं। इससे क्या होता है, जमीन के 1000 फीट अंदर तक का हमें पूरा स्टाटा मिल जाता है। कहां पर सोना है, कहां अब्रक है, कहां कोल है, कहां क्या, हमें सब पता चल जाता है। उसमें से हम एक ऐसा जगह खोज के निकालते हैं जिसे कि हम हंगरी स्टाटा बोलते हैं। वो बालूनुमा मिट्टी आप आम आदमी के लैंग्वेज में बोल सकते हैं। हंगरी स्टाटा ये होता क्या है? ये बालूनुमा मिट्टी टाइप का होता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज वेदर्ड जोन बोला जाता है, जिस यहाँ के हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा जगह खोज के निकालते हैं। तो ये हो सकता है हमें एक 200 फीट में मिला, एक 500 फीट में मिला, एक 800 फीट में मिला, जहां भी बेस्ट हमको मिलता है अकॉर्डिंगली उसका एक ड्राइंग और डिजाइन हम लोग तैयार करते हैं। मतलब हंगरी स्टेटा को अगर हम देखें तो इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि जिस लैंड के नीचे में अंडरग्राउंड लेवल वाटर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, वो एक हंगरी स्टेटा का जगह माना जा सकता है। बिल्कुल माना जा सकता है। हम लोग तो ये मानते हैं कि अगर 500 साल पहले भी वहां कभी पानी था तो हम वहां पानी रख सकते हैं। इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई एक्वाफर 500 साल पहले था। आज रांची की ही अगर आप बात कर ले तो 50 फीट पे, 100 फीट पे पहले, आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले पानी मिलता था। आज क्यों हमको कांके रोड में और बाकी सब जगहों पे 1,000 फीट नीचे चला जाना पड़ा? क्योंकि हमारे बाप दादा ने उन एक्वाफर्स को खाली कर दिया है। उनको भरने का हमने कभी नहीं सोचा। वही अनसाइंटिफिक वे ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग करते रहे, जिसको शैलो ग्राउंड वाटर आप हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कुछ ज्यादा खास फायदा कुछ नहीं हुआ। आप अंडरग्राउंड लेवल वाटर आप कांके रोड को देख लीजिए, 1000 अपार्टमेंट्स है वहां पे, सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी और सबने किया हुआ है। कांके रोड में एक विशाल कांके डैम भी है, उससे 500 मीटर दूर पर आपका चांदनी चौक है वहां, और वो ड्राइएस्ट जोन में आता है। तो क्यों है? इसको साइंटिफिकली हमने समझना होगा। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि साइंस को अभी तक किसी भी, ये कोई भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हो, जितने भी बाकी लोग हो, क्यों इस पे इतना गहन चिंतन नहीं कर रहे हैं?
लैंड रेकी तो हमने कर ली और देख लिया कि हाँ ये लैंड सुटेबल है जहाँ पे पानी की खेती की जा सकती है। सेकंड स्टेज हमने ये देख लिया कि हंगरी स्टेटा है, यहाँ पे पानी की खेती की जा सकती है। अब इसके बाद थर्ड स्टेज क्या होता है जहाँ पर जाकर एक्चुअली आप इस चीज को स्टार्ट करते हैं? एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, जब एक बार हमें ये जगह पता चल जाता है, ड्राइंग और डिजाइन हम लोग तैयार कर लिए उसका, तो अब उसके हिसाब से फिर हम लोग वहाँ पे बोरिंग करते हैं। बोरिंग करके उसमें अपना परपुलेटेड पाइप डालते हैं, छिद्रयुक्त पाइप, और साथ में हमारा जो इनोवेशन इंजेक्शन मॉड्यूल उसको भी डालते हैं। फिर उसके बाद उसके चारों तरफ एक गड्ढा बनाते हैं, ऊपर साइड में 10 बाई 10 बाई 10 का, 10 फीट गड्ढा, 10 फीट चौड़ाई का एक गड्ढा बनाते हैं। वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 10 बाई 10 का होता है, बट वी मेक इट एज पर द जियो हाइड्रोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। तोरपा खुटी में रूरल डेवलपमेंट फॉर तोरपा में जब हमें बनाना पड़ा तो 15 बाई 15 का बनाना पड़ा था। रानी पहाड़ी में जब बनाना पड़ा तो 15 बाई 10 का बनाना पड़ा था। लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 10 बाई 10 का वो गड्ढा बनता है। मतलब यूजुअली आप लोग 10 बाई 10 का वो एक पेपर में लिखा रहता है ढांचा बनाते हैं, हाँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी ज्योग्राफिक रिक्वायरमेंट्स वो 10 बाई 10 या 15 बाई 15 बड़ा बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है। इस ढांचे का क्या उपयोग होता है? इस ढांचे का उपयोग फिल्ट्रेशन पिट बनाने में होता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बिल्कुल, ड्यूरिंग द रेनी सीजन फॉर होल ईयर। अब क्या है, ये जो पिट जब तैयार हुआ, फिल्ट्रेशन पिट, इसमें अलग अलग ग्रेवल से हम लोग उसको भरते हैं। बड़ा पत्थर हो गया, बड़ा बोल्डर, छोटा बोल्डर, 20 mm का चिप्स हो गया, छोटा चिप्स हो गया, 40 mm का चिप्स हो गया, इसके अलावा मिट्टी हो गया, बालू हो गया, है ना। वी ऑल्सो यूज चारकोल। चारकोल क्या करता है, पानी को साफ करता है, शुद्ध करता है, उसमें से महक हटाता है। आप देखेंगे अभी आरओज वगैरह में हमारे पास चारकोल रहता है उसमें डाला हुआ, तो वो चारकोल भी हम डालते हैं। ये सब डालने के बाद उसका चारों जो दीवार है उसको थोड़ा सा हम लोग ऊंचा कर देते हैं, हल्का सा चारों दीवार जो बनाए। अब जब भी बारिश होती है तो बारिश की पानी ढल के हमारे पास आ रही है। उसके अलावा आप देखें जो सैलो ग्राउंड वाटर, जो पानी जो सिपेज हो रहा है, जिसको हम कुआं का पानी बोलते हैं, क्योंकि नीचे तो पत्थर है, पानी तो अंदर नहीं जा पा रहा है, पानी तो ऊपर का सैलो ग्राउंड वाटर बह के निकल जा रहा है। इसलिए 1000-1200 मिलीमीटर बारिश होने के बावजूद हम पानी को संचय नहीं कर पाते हैं, जो भी सिपेज भी होता है। तो ये जो बहता हुआ पानी है जमीन के अंदर, इसको रोकने का कोई तकनीक हमारे पास नहीं था। तो हमने ये इंजेक्शन मॉड्यूल को सक्शन मॉड्यूल में भी कन्वर्ट कर दिया। वो जो आजू बाजू से जो पानी जा रही है उसको हम सक करके अपने पास ले आते हैं। ये सक्शन मॉडल कैसे क्रिएट होता है? ये नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करते हैं। तो कुछ टेक्निकलिटी भी यूज करते हैं? वो टेक्निकलिटी बिल्कुल, वो ग्रेविटेशन को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उस ग्रेविटेशन के थ्रू हम लोग उस पानी को ले आते हैं, वो सक्शन क्रिएट करता है एक तरह का, और वो पानी जो अगल बगल से जा रहा है वो घिंच के हमारे पास आ जाती है। जब वो हमारे पास आ जाती है, प्लस सरफेस रनिंग वाटर जो हमारे पास आ रही है ऊपर से, वो भी आ जाती है, 10-20 हज़ार लीटर का कैचमेंट तैयार हो जाता है। मतलब अगर रेनी सीजन्स के दौरान 10 बाई 10 का एक हमने ढांचा तैयार करा है या 15 बाई 15 का ढांचा तैयार करा है, तो जितना भी रेन वाटर उसमें आएगा उस ढांचे में, वो एक इंजेक्शन के तहत, इंजेक्शन मॉडल के तहत वो डायरेक्ट रॉक्स के नीचे जाएगा और एक अच्छे खासे एरिया में वो पानी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जमा होगा। हाँ, तो इसको थोड़ी सी और हम लोग टेक्निकली समझा दे। जब ये 10-20 हज़ार लीटर का पानी इकट्ठा हो जाता है ऊपर, तो इसको नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स हम जब अंदर ले जाते हैं, तो हमारा इंजेक्शन मॉड्यूल क्या करता है, पानी को बबल्स में कन्वर्ट करता है, इसको बुलबुला बना देता है। इसी बुलबुले को वो जो बालूनुमा मिट्टी हमें मिला है, उन मिट्टी के कणों के अंदर में इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि पानी बहे नहीं। इंजेक्ट करते 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 1 एकड़ जमीन जो है बिना सिंटेक्स का हमारा टंकी बन जाता है। और एक बारिश के सीजन में हम इतना पानी इकट्ठा कर लेते हैं कि हम अगला 6 महीना तक 20 एकड़ जमीन को पटावन का पानी दे सकते हैं। मतलब लगभग कितना पानी इकट्ठा हो जाता है एक ऑन एन एवरेज में? जो हम लोग झारखंड में जितना काम हमने किया है, आप ताज्जुब करेंगे मैडम, झारखंड में जो हमने जितना काम किया है, करीब हमें 1 से 1.5 करोड़ लीटर का कैचमेंट मिला है। उसको मैं सेग्रीगेट कर देता हूं आम आदमी के लैंग्वेज में। एक छोटा तालाब में 15 से 20 लाख लीटर होता है, हम 10 तालाब जमीन के अंदर में रख रहे हैं। और जब 10 तालाब हम जमीन के अंदर में रखते हैं, उतना पानी जब अंदर रहता है, उसका मॉइस्चर धीरे धीरे ऊपर आता है। तो आपने मुझे जो बंजर जमीन दी थी, उसकी सॉल्ट डिपोजिशन खत्म हो जाती है और वो जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। और जब वो मॉइस्चर ऊपर आता है तो अगल बगल भी जाता है। जब अगल बगल जाता है, जितने भी वहाँ पे नल, चापानल वगैरह जो कुछ भी है, वो ऑटोमेटिक रिचार्ज होने लगते हैं। इसीलिए इसे रोटरी ने बेस्ट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में एक्लेम्ड किया है। यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसे बेस्ट प्रैक्टिस में डाला है। फूड एंड एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ने भी बेस्ट प्रैक्टिस में डाला है, क्योंकि नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अनलॉकिंग पोटेंशियल किताब में हमें मेंशन करके बेस्ट प्रैक्टिस में बोला गया था। इसी कारण से हम लोग इसको, इतना हम लोग के लिए ये बेनिफिशियल है।
जितना क्लाइमेट चेंज के लिए बेनिफिशियल है। रतन जी, अगर मान लीजिए कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में 10 बाय 10 या 15 बाय 15 के ढांचे में आपने ये इंटायर सिस्टम तैयार किया, तो रॉक्स के बीनीथ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की, काफ़ी ज़्यादा वाटर स्टोर हो गया रेनी सीजन के दौरान, तो उससे तो आसपास के जो इलाके हैं उनको भी फ़ायदा मिल रहा होगा। बिल्कुल मिलेगा, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ इसको कम्युनिटी हार्वेस्टिंग। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल हार्वेस्टिंग, इट इज़ एन कम्युनिटी हार्वेस्टिंग। और बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन आवर कम्युनिटी हार्वेस्टिंग एंड नॉर्मल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमको पता है हम पानी जाके कहाँ रखते हैं, चाहे वो 500, 800, 700 फीट नीचे ही क्यों ना हो, हमको पता है हम रखते कहाँ हैं, और उसी पानी को हम वापस भी आपको कर रहे हैं। और कितनी कैपेसिटी ऑफ वाटर या कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर एक रेनी सीजन में हम लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मली 10 से 20 लाख लीटर तो हम लोग को मिल ही जाता है, करीब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लीटर भी मिल ही जाता है। हम लोग करीब करीब 50 लाख लीटर से 4.5 करोड़ लीटर तक हम लोग संचय करते हैं एक रेनी सीजन में। और ये प्रोसीजर चलते रहता है, वो पानी निकलते जाएगा, फिर आप उसमें भरेंगे, फिर जाएगा, फिर भरेंगे, ये प्रोसीड्योर चलते रहता है। इससे क्या होता है, एक्वाफर का साइज भी धीरे धीरे बड़ा होता है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे हो जाते हैं, वहाँ पे नदी नाला जितना भी वहाँ पर है, तालाब वगैरह, हमने तो कई जगह पे, रोचाप करके एक गाँव है यहाँ पे रामगढ़ में, वहाँ के गाँव वाले कहते हैं कि एक तालाब है वहाँ से आधा किलोमीटर दूर में, वो उसमें कभी पानी नहीं था, उसमें पानी आ गया। वी नेवर क्लेम दैट हम तालाब रिचार्ज करते हैं, वी नेवर क्लेम्ड इट, बट वो आ गया। तो आपको पता है कि सोइया हम लोग बचपन में सुने हैं, हाँ, जल का एक सोइया होता है, वो सोइया जहाँ जहाँ से गुजरता है, कहाँ पे वो जाके मिलता है, किसके साथ मिलता है और कैसे कहाँ रिचार्ज करता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रतन जी, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो आर्ट्स बैकग्राउंड से होने के बावजूद जियोग्राफिकल फील्ड के नॉलेज में इतना एक्सपर्टीज होना और जियोग्राफिकल स्टडीज में इतना कार्य करना, वो भी एक्सपर्टीज के साथ, ये कैसे संभव हो पाया? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बता दूं कि आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। मुकेश अंबानी कोई पेट्रोकेमिकल इंजीनियर नहीं है, धीरू भाई अंबानी कोई पेट्रोकेमिकल इंजीनियर नहीं थे। ही मेड वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन जामनगर, बट ये उनको प्यार था, उनको अपना इस चीज़ के बारे में नॉलेज था। तो हमको भी समाज से प्यार है। जब आपको समाज से प्यार है तो समाज में कोई भी परेशानी अगर आपको होगी तो वो आप देख कर चुप नहीं बैठ पाएंगे। तो कब आपको रियलाइज हुआ एग्जैक्टली कि ऐसी कोई परेशानी एग्जिस्टेंट है जिसको कि फिल करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर आपने काम करना शुरू करा? देखिए, हम पलामू के रहने वाले हैं, जहाँ से आप भी हैं। हम लोग ऑलमोस्ट सेमी स्कूल के हम लोग बच्चे हैं। यू आर माई स्कूल जूनियर ऑल्सो। हम लोग बचपन में कभी पलामू में डाल्टनगंज में पानी की परेशानी हम लोग नहीं देखे थे। नहीं, पूर्वजों के समय नहीं, कभी हम लोग नहीं देखे थे। ये एक 15-20 साल का ये जो टेन्यूर है, जिसमें हम लोग आज हम पानी की मतलब अति देखते हैं। तो एक 2013-14 का समय का टाइम था जब हम लोग डाल्टनगंज में थे, कुछ पूजा के सीजन के लिए आए हुए थे, कुछ कार्यक्रम के लिए थे। तो हमने वहाँ पे देखा लोग को त्राहिमाम करते हुए, और कई सारे पेपर्स ने 2013, 14, 15, 16 में बहुत सारे कुछ गाँवों के बारे में लिखा कि पानी के अभाव के कारण निमिया जैसा गांव बर्बाद हो जा रहा है। कई और जगह पे एसपी कोठी के पास आबादगंज ये सब एरिया में पानी की बहुत किल्लत है। मतलब लोगों को मैंने एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। तो आई थॉट दैट किस समय की बात है? किस ये साल 13, 14, 15, 16 ये एक 3-4 साल का बात है। तो तभी से मेरे दिमाग में ये बात आने लगा कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, and I thought that this is the right time I should enter into this particular thing and address this thing. और मैंने उसी समय खोज चालू किया कि किनके साथ मैं काम करूं, because it was not my portfolio. I was doing a business of electronics from last 25 years. हमने बॉम्बे में 92 में बिजनेस चालू किया, रांची आया 2001 में, 2002 में जब रांची हुआ, आफ्टर दैट वी डिड बिजनेस टिल 2010, 12, 13, 14, 15, 16 तक हमने ये बिजनेस को किया। वी डिड इट वेरी नाइसली एंड बहुत सारा काम हमने किया, वी अर्न लॉट ऑफ आउट ऑफ इट, बट हम सोचे कि इसको एड्रेस करना जरूरी है। तो आई स्टार्टेड फाइंडिंग। तो हमारे एक मित्र ने बताया कि तुम्हारा ही एक मित्र डाल्टनगंज से है, राजा बागची, जो जियोलॉजिस्ट है, जो पानी पे कुछ काम कर रहा है। तो आई कॉल्ड हिम फ्रॉम कोलकाता, तू आ जा, क्या कर रहा है तू? तो वो मछली का भी काम कर रहा था, पानी का भी काम कर रहा, डाइवर्स काम कर रहा था। तो आई सेड दिस इज नॉट द टाइम टू डू डाइवर्स बिजनेस, कम टू ए पॉइंट, कम टू योर थिंग, जो तुम्हारा नॉलेज है उस पर आओ। उसको बुलाया, उससे मैं चीज़ों को समझा, फिर किताबों को पढ़ा कई सारे। फिर डॉक्टर अस्थाना जो अंटार्कटिका मिशन के हेड थे,
उनसे कई चर्चाएं हुई, और भी भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर के कुछ साइंटिस्ट, उनसे चर्चाएं हुई, बहुत कुछ जाना, सीखा, पढ़ा, जाना, तब हम लोगों ने मिलकर ये एक्वालाइन घुंघरू को फॉर्मुलेट किया। तो इसमें आपके और भी जो लोग होंगे जो आपकी मदद करते हैं इन तीनों चारों फेजेस में, उन लोगों की आप हायरिंग कैसे एश्योर करते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं वो क्वालिटी लोग आए, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा प्रोजेक्ट है और सीरियस प्रोजेक्ट है। देखिए, एक तो जो उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, जिनसे भी हम लोग ये काम करवाते हैं। दूसरा कि चूंकि एक सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे साथ है कि राजा बागची जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, सागर यूनिवर्सिटी, वो मदर यूनिवर्सिटी है जूलॉजी के बैकग्राउंड में। ओके। वो कहा जाता है वहाँ का सबसे, भारत में सबसे पहले जूलॉजी वहाँ पे चालू हुआ था, जो लोग कहते हैं। और वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज भी राजा बागची के संपर्क में हैं, और सब बड़े बड़े पोजीशंस में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग पेट्रोलियम पे, कोई पत्थर पे, कोई किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं, पानी पे बहुत कम लोग काम करते हैं। बट अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है कि पानी जो है पेट्रोल से महंगा होने जा रहा है, और हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल आपको अगर 90 रुपए में मिल रहा है, पानी आपको 110 रुपए में मिलता है। गुड क्वालिटी वाटर आपको 200 रुपए में मिलता है, ये भी है। तो अब वो समय आ गया उनको भी समझ में कि नहीं, अब हमको पानी पे काम करना है, तो वो क्वालिटी ढूंढने का काम राजा बागची का है। ओके। आई एम अ पर्सन हु विल मार्केट द प्रोडक्ट, आई विल अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, एंड आफ्टर टेकिंग द टेक्निकल नॉलेज फ्रॉम राजा एंड फ्रॉम द फील्ड, आई हैव बीन पर्सनली स्टैंडिंग एंड डूइंग द वर्क्स इन डिफरेंट प्लेसेस। एग्जीक्यूशन में कर रहा हूं, आगे भी कर रहे हैं, दोनों पार्टनर्स हम लोग पूरी मेहनत से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। रतिन जी, मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, इस बार जो नेशनल टेलीकास्ट के लिए आ रहे हैं वो सेक्रेड हार्ट स्कूल के फेमस टीचर मिस भाद्रा के बेटे हैं, रतन भाद्रा जी। तो माँ ने मुझसे पूछा कि रतन भाद्रा जी करते क्या हैं। तो मैंने कहा कि रतन भाद्रा जी पानी की खेती करते हैं। तो माँ ने कहा कि पानी की खेती क्या होती है, खेती तो पानी से ही की जाती है, पानी की खेती क्या काम हुआ। अब उसके आगे मैं उन्हें कुछ समझा नहीं पाई। आपने तो हमें बड़ी सरल सी भाषा में यहाँ पे समझा दिया, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जब भी आप ये चीज़ अपने क्लाइंट्स के पास समझाने जाते होंगे, इस प्रोजेक्ट को लेकर, इसको आगे बढ़ाने को लेकर उनके पास जाते होंगे, तो आप उन्हें कन्विंस कैसे करते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता होगा लोगों के लिए समझ पाना भी। देखिए, ये बात तो आप सही बोले, क्योंकि दिस इज आउट ऑफ द बुक नॉलेज। अगर आप आम आदमी की बात बोले, किसानों की बात बोले, आम बिल्डर्स की बात बोले, आम लोगों की बात बोले, तो हम लोग उनको समझाते हैं, बताते हैं, तो वो तो थोड़ा देर तक अचंभित रहते हैं कि अरे ये क्या चीज़ है। और चूंकि देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है थोड़ा हाई कॉस्ट हाई वैल्यू प्रोजेक्ट है, जो झारखंड सरकार ने इसे 17 लाख रुपये का रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है, भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे 20 लाख का रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये थोड़ा हाई वैल्यू प्रोजेक्ट है, बट टेक्निकलिटीज इतना है इसमें, इतने सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है चीज़ों का। तो आम आदमी तो नॉर्मली इसको अफोर्ड नहीं करता है, इसलिए मैं इसको कम्युनिटी हार्वेस्टिंग बोलता हूँ। एक कम्युनिटी मिल के भले इसको अफोर्ड कर सके, बट जहाँ टेक्निकल लोगों की बात है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हो गए, चीफ इंजीनियर्स हो गए, अलग अलग विभाग के, IAS हो गए, IPS हो गए। IPS तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, IAS वगैरह हो गए। इन लोग को, इंजीनियर्स लोग को एक्चुअली समझाने में मुझे बहुत तकलीफ आती है, बिकॉज इनके किताब में नहीं लिखा हुआ ये। वो जो चीज़ समझते हैं कि अगर उनको लगता है कि ढलान में ही बनना चाहिए। अब हमारा टेक्निक ऐसा है, महागामा में अगर आप देखेंगे, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हमने वहाँ बनाया, 500 बच्चियाँ वहाँ पर 8 बोरिंग किया हुआ था, 8 का 8 बोरिंग फेल हो जाता था गर्मियों के दिन में। कभी 100 बच्चियाँ भी एक साथ नहा नहीं पाती थी। एक भूंगरू बनाया हमने, उसको कॉलाइन भूंगरू थोड़ा सा ऊंचा में बनाया उसको। वहाँ के इंजीनियर्स लगे उस पर चिल्लाने के, ये ऊंचा बना दिया, पानी कहाँ से जाएगा, ये कहाँ से जाएगा। वो हमारी टेक्निक है, हमें समझने दीजिए कैसे। हम तो 5 एकड़, हाँ 10 एकड़ जमीन में कहीं पानी जमा हुआ रहेगा, उसको खींच के हम अपने पास ले आ जाते हैं। तो फिर इस चैलेंज को आप सॉल्व कैसे करते हैं, बी इट योर क्लाइंट्स या आपके अंडर जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, कैसे आप उनको ये चीज समझा पाते हैं? समझाना पड़ता है विथ फुल फोर्स एंड विथ पेपर्स एंड विथ जो हमारे सक्सेस रेट है, उनसे उनको समझाना पड़ता है कि आप ये सक्सेस रेट देखिए, ये कोई नया चीज नहीं है, हम कोई नया आज बना कर नहीं कर रहे हैं, हम 2014 से कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो चैलेंज था आपका JCA स्टेडियम, आपके क्रिकेट स्टेडियम जहां धोनी खेलते हैं, वहां पे 2014 में श्रीलंका और इंडिया का मैच हुआ। रवि शास्त्री सेड इट सीम्स दैट वी आर प्लेइंग इन शारजाह, एंड आफ्टर दैट BCCI स्टॉप्ड गिविंग एनी मैचेस टू देम, क्योंकि वो एकदम उसमें बिल्कुल ये नहीं था, घास नहीं था, ग्रास खत्म हो गया था, बहुत तकलीफ थी वहां पर।
अब अल्टीमेटली जब हम लोग को अमिताभ सर ने बुलाया, हम लोग वहां जाके काम किए, देखे, समझे, और वहां पे 22 मतलब कहा जाता है 32 एकर्स का लैंड है, वहां पे 22 बोरिंग्स उन्होंने किया, 22 बोरिंग किए, सब फेल। और एक हम लोगों ने एक्वालाइन भुंगरू बनाया वहां पर, और आज वहां पानी की समस्या का समाधान हो गया। आप नेशनल स्टार्टअप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं रतन जी, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक पिच पायलट चैलेंज में अमृत 2.0 इवेंट में आपको विनर घोषित किया गया था फॉर साइंटिफिक वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। तो इसके बारे में आप हमें कुछ संक्षेप में बताएं। हम इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन का अभी भी नेशनल प्रेसिडेंट है, जस्ट फॉर द करेक्शन। और दूसरी बात है कि मैंने महुआ की ये जो प्रोजेक्ट थी, पिच पायलट प्रोजेक्ट, इसमें 76 जन अलग अलग जगह से चुने गए थे। 76 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, उसमें से ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे हम लोग चुने गए थे, जो साइंटिफिक वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन हम लोग कर रहे थे। ये बड़ा गर्व की बात है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी में हम लोग 76 लोग चुने गए, उसमें से झारखंड से एकमात्र हम। ये एक बहुत गर्व की बात है। तो इसके क्या फायदे आपको मिले आगे जाकर? आगे जाकर हमें जितने भी जगह पर उन्होंने हमें कैश अवार्ड्स भी दिए, कैश अवार्ड्स इन द सेंस दे गिव अस ग्रांट टू डू द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 6 दिसंबर को एक लेटर निकाला जिसमें 667 करोड़ उन्होंने सैंक्शन किया है, और वो 667 करोड़ के लिए उन्होंने हर यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को बोला है कि आप इन स्टार्टअप्स को, ये 75 या 100 स्टार्टअप्स जो है, इनसे आप अपना काम कराइए, 15-20 जन लोगों को चुनिए और काम कराइए। तो हमको लगता है आगे एक 2-4-5 साल में हम लोग को बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा विजन है, और आगे अभी और आगे जाना है, बहुत बहुत लंबा जाना है। पानी एक ऐसा समस्या है जो कभी हल नहीं हो सकता, जल्दी हल नहीं होने जा रहा है, और अगर साइंटिफिक वे ऑफ काम हम लोग नहीं करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। रतन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।